नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में एमएमपीएस में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस बीए सेकेंड ईयर, प्रथम पत्र तुलनात्मक शासन और राजनीति। अब जो मेन बिंदु है अपना अध्याय है वो ब्रिटिश संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। ब्रिटिश संविधान की आपने विशेषता पढ़ी। अभी हर संविधान है तो संविधान का जो आधार पर जो शासन चलता है और शासन कौन चलाता है, कैसी व्यवस्था है, इसके बारे में हमें जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो अपन सब आज पढ़ते हैं कि जिस प्रकार संसदीय शासन प्रणाली, फिर संसदीय शासन प्रणाली के बाद मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली चली और उसके बाद प्रधानमंत्री शासन प्रणाली चल रही है। तो ये जो स्टेप है किस प्रकार आया है, कैसे चलता है शासन, संसदीय प्रणाली की तब क्या होता था, तो ये सारी चीजें अपन पढ़ते हैं। आपको भी दिख रहा होगा। टॉपिक है अपना प्रधानमंत्री शासन। देखिए प्रधानमंत्री शासन जो अपन भारत देश में चल रहा है, आप केवल उसको प्रतीक मानिए कि अपन भारत की शासन व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो भारत का प्रधानमंत्री को एक बार आप एंगल बना लीजिए, उसको प्रतीक मान लीजिए किस प्रकार शासन करता है, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इसमें सिंपल भाषा में ज्यादा लंबा सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपल तरीके से प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री जो शासन चल रहा है वो किस प्रकार चल रहा है, तो अपन ज्यादातर जो सोचते हैं कि सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं और सैद्धांतिक अध्ययन कर नहीं पाते हैं कि शासन मंत्रिमंडलीय शासन आवश्यक है। लेकिन अगर इसी अध्ययन को व्यवहारिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाए, अगर व्यवहारिक दृष्टि से अध्ययन किया जाए तो अपन को क्या महत्वपूर्ण लगेगा, प्रधानमंत्री शासन प्रणाली वो एक महत्वपूर्ण लगेगी। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो शासन व्यवस्था है उसको सैद्धांतिक अध्ययन करिए, साथ साथ व्यवहारिक भी सोचिए कि व्यवहारिक सोचने से उसमें क्या दृष्टिकोण अपन को मिलता है, किस प्रकार अपना दृष्टिकोण वैचारिक रूप से होता है या नहीं होता है, या व्यवहारिक रूप से हम उसको अगर सोचते हैं उसका क्या अर्थ निकलता है। तो ये हमेशा अपने हर चीज को दो पहलुओं से अपन अध्ययन करते हैं तो आप ये आएगी। तो प्रधानमंत्री है ब्रिटिश संविधान का एक वास्तविक केंद्र बना हुआ, शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। कोई भी प्रधानमंत्री है तो सबसे पहले वो शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण केंद्र के ऊपर हो जाता है, उसको सबसे पहले दृष्टि से देखा जाता है। तो वहां का जो राष्ट्र दल है, जो राजनीतिक जो राष्ट्र दल है, स्वतंत्र जो राष्ट्र दल को बहुमत मिला है, उसका वो नेता होता है। ठीक है। और एक प्रमुख सर्वोच्च शासन व्यवस्था का सर्वोच्च नेता बन जाता है और नेता अब साथ में जनता का हितैषी हो जाता है। जनता के जो शासन व्यवस्था करता तो जनता का भी वो सर्वोच्च और प्रिय नेता के रूप में वो दिखने लगता है। तो ब्रिटिश संविधान हो चाहे भारतीय संविधान हो, अगर वहां प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था होती है तो निसंदेह वहां का जो प्रधानमंत्री जो होता है प्रमुख नेता, प्रमुख वक्ता और राष्ट्र सर्वोच्च राष्ट्र का नेता बन जाता है, सबका प्रिय बन जाता है। तो ये शासन व्यवस्था होती है। अब यहाँ संपूर्ण शासन प्रणाली का जो मूल आधार होता है वो ब्रिटिश संविधान के आधार पर प्रधानमंत्री शासन प्रणाली है। अब यहाँ आपको देखना है कि संसदीय व्यवस्था में गतिशील प्रकृति, अब इसमें क्या परिवर्तन होता है आप बताइए। जैसे आप 70वीं यहां में ठीक है, 19वीं सदी और 70वीं सदी, आगे वर्तमान, इसके बाद जो चल रहा है इनमें क्या परिवर्तन हुआ। तो सबसे पहले क्या प्रणाली आई, इंग्लैंड ब्रिटिश में 70वीं सदी प्रणाली क्या आई, आपने लिखा संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था शुरू हो गई, वह शासन व्यवस्था जनता के हित में कार्य करना शुरू हो गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे परिवर्तन होता है, जैसे अपन कहते हैं क्या परिवर्तन हुआ, किस प्रकार के आधार पर ये परिस्थितियां हुई, या संसदीय प्रणाली से मंत्रिमंडलीय प्रणाली। तो संसदीय प्रणाली में 17वीं क्या होगा, संसदीय प्रणाली। 19वीं सदी में क्या लागू हो गया, मंडलात्मक प्रणाली व्यवस्था।
उसके बाद प्रधानमंत्री शासन आरंभ होगी। तो ये परिस्थितियां धीरे धीरे चली, यानी ब्रिटिश सरकार में 17वीं सदी में क्या शुरू हो गया, संसदीय प्रणाली आरंभ होगी। उसके बाद 19वीं सदी में धीरे धीरे मंत्रिमंडल की जो व्यवस्था है उसमें सत्ता का विस्तार होने लगा, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदली और प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था इस संविधान में लागू हो गई, वहां व्यवस्था में लागू हो गई। अब एक ऐसे परिवर्तन आए, इन महत्वपूर्ण प्रणालियों में परिवर्तन या महत्वपूर्ण स्थिति में परिवर्तन किन तत्वों के कारण आए, वो क्या महत्वपूर्ण तत्व है, ये है। जिस प्रकार व्यापक मताधिकार व्यवस्था हो गया, राजनीतिक दलों की जो है उनमें द्विदलीय व्यवस्था महत्वपूर्ण है, उसमें परिवर्तन हो गया, बढ़ती उनकी संख्या है, और साथ उनके अनुशासन, उनकी वृद्धि, ये सारी चीजें, और वहां की जो हालात यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों पहलुओं में जो परिवर्तन हुए, वो धीरे धीरे शासन प्रणालियों में परिवर्तन होता गया। तो अपनी एक शासन प्रधानमंत्री शासन प्रणाली में इस प्रकार परिवर्तन हुआ। अगला बिंदु लिखते हैं कि प्रधानमंत्री प्रणाली में उनको प्रभावित करने वाले क्या तत्व है, कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद किस प्रकार नियंत्रण करता है, या प्रधानमंत्री किस प्रकार स्वामी बन गया है, ये सारी व्यवस्था हम पढ़ते हैं। पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री शासन प्रणाली किस प्रकार इसमें परिवर्तन हुआ। तो से मैंने बताया संसदीय प्रणाली के बाद और मंत्रिमंडलीय और धीरे धीरे, लेकिन कई बार तो होता है कि ऐसी परिस्थितियां अब राजनीतिक दलों के साथ साथ वहाँ के जो सामाजिक और आर्थिक तो पहलू होते हैं, जब आर्थिक परिवर्तन इतना तेज गति से जो हो जाता है तो वहाँ की शासन व्यवस्था भी धीरे धीरे, या अर्थव्यवस्था का जो प्रभाव है वो अधिक रहता है। तो शासन प्रणाली में भी धीरे धीरे यानी शासन प्रणाली है वो बहुत प्रभावित होती है। तो वहाँ जिस प्रकार जो कार्य करने की गति है, जैसे संसद प्रणाली थी, फिर मंत्रिमंडलीय आई, संसदीय मंत्रिमंडलात्मक जब आती है प्रणाली, तो उन्होंने जिस प्रकार कार्य करने की कार्यपालिका है, वो अपना कार्य अपने तरीके से करेगी, व्यवस्थापिका है वो कार्य अपने तरीके से करेगी, और न्यायपालिका अपने कार्य अपने तरीके से करेगी। लेकिन जब व्यवस्थाएं बदलती हैं तो कार्य करने की जो प्रणालियां हैं उसमें भी परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार जब 17वीं शताब्दी में इस प्रकार की प्रणालियां संसदीय प्रणाली लागू हुई, तो उसका कार्य धीरे धीरे गति से मंत्रिमंडल जो संसद थे, सदन तो अपने हिसाब से कार्य करते थे। लेकिन जैसे जैसे गति बढ़ी और देश का विकास होने लगा और आर्थिक परिस्थितियां भी बदलने लगी और सामाजिक पहलुओं भी बदलने लगी, तो धीरे धीरे उस प्रणाली में परिवर्तन होने लगा, जिससे अपन 19वीं सदी लेते हैं। 19वीं सदी में मंत्रिमंडल के आधार पर कार्य होने लगा। लेकिन 1945 के बाद युद्ध के बाद 1945 युद्ध के बाद परिस्थितियां बदली, यानी कार्यपालिका जो कार्य तेज करने लगी, तो एक नई संस्थाओं का उदय होने लगा, तो कार्य करने की प्रणालियां, विभाग करने की प्रणालियां अलग अलग होने लगी। तो इस प्रकार की जो हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका ने अपने जो कार्य किए उस आधार पर धीरे धीरे जो मंत्रिमंडल की प्रणाली से लेकर किसमें परिवर्तन हो गया, प्रधानमंत्री शासन प्रणाली। अपन पढ़ रहे प्रधानमंत्री शासन प्रणाली किस प्रकार आई। अब ऐसा है इस प्रणाली को जन्म देने वाले कौन से तत्व है, कि कोई भी प्रणाली, कोई भी स्थिति जो पैदा होती है तो उसके कारण भी होते हैं, तो हमें उस कारण का अध्ययन करना पड़ेगा, किस प्रकार इस प्रणाली को जो है प्रभावित करने वाले तत्व थे वो किस प्रकार विशेषताएं, तो उसमें महत्वपूर्ण जो तत्व जो आप कहते हैं वो आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर ही उसमें परिवर्तन हुए। लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है जैसे प्रधानमंत्री को शासन प्रणाली की स्थिति को जन्म देने वाले तत्व, सबसे पहला जो है मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री का नियंत्रण रहता है, और संसद पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण है, और प्रधानमंत्री और कृपा के उसकी शक्ति
कृपा और उसकी शक्तियां। चौथा बिंदु आम चुनाव व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का अंदर जो होता है प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता। ये तत्व है, उसको आप पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हम कहते हैं कि मंत्री परिषद पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व। सबको पता है कि जो प्रधानमंत्री है उसकी जो शक्ति है वो सर्वोच्च है। पहले संसद है उसका जो प्रभाव अधिक था और मंत्रिमंडल पे पूरे अधिकार रहता था, लेकिन अब क्या है, मंत्री परिषद पर प्रधानमंत्री से किसी जो नेता है, राजनीतिक दल है, इसको बहुमत मिल गया, ये बहुमत का नेता बन गया। तो नेता बनने के बाद वो घोषित हो गया कि हमारा जो नेता यही है। अब उसकी जो कैबिनेट मंत्री परिषद बनेगी तो उसको प्रधानमंत्री को अधिकार रहता है कि किस प्रकार की अपनी मंत्री परिषद को बनाना है। जब मंत्री परिषद बनेगी, मंत्री परिषद को बनाना है तो निसंदेह वो उसी लोगों को बनाएगा जिस प्रकार वो चाहता है। तो यही जब अपने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बने थे तो जिस प्रकार अध्यक्ष को ये लगा था कि जो प्रधानमंत्री बने उसको इस प्रकार का राजनीति का ज्यादा ज्ञान नहीं है और इसलिए प्रधानमंत्री, लेकिन जैसे वो प्रधानमंत्री बने उसने सेनेट बनाकर अपने जो विश्वास पात्रों को मंत्री परिषद में ले लिया, जिससे वो जो राजनीतिक दल था वो दो हिस्सों में बंट गया। तो ये तय रहता है राजनीतिक परिस्थितियों में और सामाजिक परिस्थितियों में कि जो दल का नेता है वो शासन अगर चला रहा है, चाहे वह लोकतंत्र हो चाहे वो राजतंत्र हो, तो वहां उसकी ही चलती है। और मंत्री परिषद के कार्यपालिका में उनके मंत्रियों के विभागों के विभाजित करना, उनके कार्यों को विभाजित करना, मंत्रिमंडल में किसको लेना है, ये पूर्ण रूप से मंत्री परिषद पर उसका अधिकार सत्ता रहती है, चाहे शासन जनता के में। तो कई बार क्या होता है, परिस्थितियां बदलती हैं तो मंत्रिमंडल जो है वो अपना बहुत दिखाना चाहता है, तो इसलिए वो उसको नियंत्रण रखता है कि किसको क्या काम करवाना है, कौन सा विभाग किसको देना है। इसलिए हमेशा ये मंत्री परिषद पर प्रधानमंत्री का ही नियंत्रण रहता है, यानी प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जो है मंत्री परिषद का स्वामी। आजकल सभी स्वामी बनना चाहते हैं, इसलिए सबका इंटरकनेक्टर हो जाता है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती हैं। तो और ये प्रधानमंत्री ही किसका निर्माण करता है, मंत्री परिषद को बनाता है, उनके जो मंत्री बनते हैं किसको राज्य मंत्री कैबिनेट बनाना, ये सारी परिस्थितियों के आधार पर वो अपने विश्वास पात्रों को बनाता है। इसलिए इस पॉइंट में ये सिद्ध होता है कि प्रधानमंत्री जो है वो किस पे नियंत्रण रखता है, मंत्री परिषद। अगला जो अपना बिंदु है संसद पर नियंत्रण। देखो सदन होते हैं जैसे लोक सदन, ठीक है, उच्च सदन, जैसे उच्च एक उच्च सदन आपने चलता है ना, ठीक है ना, दूसरा निम्न। तो ये मिलके क्या बन जाते हैं, संसद। तो जब संसद प्रणालियां चल रही है तो वहां का बल किसका रहेगा, संसद का, उनके दलों का नहीं रहेगा, लेकिन संसद का बल रहेगा। चाहे मंत्री परिषद बनेगी तो भी संसद उस पर प्रभावी रहेगा। लेकिन जब शासन प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसका प्रभाव प्रधानमंत्री का अधिक रहता है, ना कि संसद का। ये सारी चीजें मंत्री परिषद जो है सिद्धांत के रूप से और व्यवहार रूप से दोनों अगर देखा जाए तो अधिकतर जो प्रभाव है मंत्री परिषद पर किसका रहा है, प्रधानमंत्री का। तो निसंदेह जो इस परिस्थिति में संसद की जो शक्तियां हैं उसका क्या हो जाता है, क्षीण हो जाती है, यानी उसका कमजोर हो जाती है। शक्तियां धीरे धीरे क्या हो जाती है, कमजोर होने लगती है। तो
ये सारी चीजें जब कमजोर हो जाएगी, संसद की शक्तियां कमजोर हो जाएगी, तब हम क्या कहेंगे कि संसद के जो है सदन, उन सभी का प्रभाव किसका रहेगा? मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद का प्रभाव किसका रहेगा? प्रधानमंत्री का। तो कुल मिला के संसद पर भी प्रधानमंत्री ही नियंत्रण करता है। आप किसी भी देश की प्रणाली को आप देखिए, चाहे वो राष्ट्रपति प्रणाली, जहां राष्ट्रपति चलाता है वहां भी अपना बहुमत राष्ट्रपति का ही होता है, तो वो जो नेता होता है वही अपना बल चलाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम चीज को उस पहलुओं को नहीं देखते जो हमें देखना चाहिए, क्योंकि जो चीज दिख रही है वास्तव ऐसा नहीं होता है। अनेक प्रभुत्व कई बार आपको दिखता है कि इसका प्रभुत्व ज्यादा है, जबकि उसके पास शक्तियां हैं, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग भी नहीं कर पाता है। इसलिए कई बार तो मनुष्य को ये पता ही नहीं था कि मेरे पास कितनी परम शक्तियां हैं। उन शक्तियों को हम कब का देखते हैं, तो ये प्रधानमंत्री के अंदर वो व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि वो अपनी शक्तियों को पूर्ण रूप से समझ सके और जनता के हित में। यहाँ नियंत्रण करने का मतलब ये नहीं है कि निरंकुश हो गया, आप ये भी ध्यान रखना, नियंत्रण कर रहा है यानी संसद कानून जो बनाती है वो, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री ने चाह के ऐसा कानून देश के लिए बना ले या जनता के विरुद्ध बना देते हैं। जनता के हित में, जहां लोकतंत्र है वहां जनता के हित में कानून बनेगा, और जनता के हित में कानून नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? जन क्रांति, जो जन क्रांति हो जाएगी, जो विद्रोह हो जाएगा। विद्रोह होने के बाद जो शासन प्रणाली है वो भी सही रूप से नहीं चलेगी। अब यहाँ अगला जो बिंदु आपके आता है प्रधानमंत्री, और यहाँ तो संसद के बारे में पता समझ आएगा, संसद प्रधानमंत्री का पूर्ण नियंत्रण होता है, और मंत्रिपरिषद उसको प्रधानमंत्री बनाता है, और मंत्रियों की जो विभागों के विभाजन भी कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है, जिसको पसंद है उसको ही बनाता है, और लेकिन जनता के हित में, जनता के हित में काम करता है। अगला जो आपका बिंदु आ रहा है प्रधानमंत्री और कृपा। प्रधानमंत्री कृपा की शक्तियां, यानी प्रधानमंत्री के पास परम शक्तियां हैं, उसकी कृपा है, और उस कृपा के आधार पे ही मंत्रियों को उसको जो है शासन मिलता है, और इसके आधार पर जो शक्तियां हैं पर प्रमुख शक्ति है जो कृपा करनी चाहिए। एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जो वो अगर जैसे चाहे, जिस प्रकार ऐसे देश में राष्ट्रपति को किसी अपराधी को क्षमा करने की शक्तियां होती है, इस प्रकार भी प्रधानमंत्री के इस प्रकार की शक्तियां होती हैं जो संपूर्ण नियुक्तियां करता है प्रधानमंत्री, चाहे वो राजनीतिक नियुक्तियां हो, चाहे अपने कैबिनेट की नियुक्तियां हो। जैसे आप देखा होगा अपने देश का दूसरे देश में राजदूत को बनाते हैं, इसकी नियुक्तियां कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के पास ये परम शक्ति है, उसकी कृपा से ये नियुक्तियां होती है, इसलिए क्या कहते हैं, इसमें इतनी शक्तियां होती हैं, वो अलग अलग नियुक्ति मंत्रियों की और राजदूतों की नियुक्तियां करता है। अगला बिंदु आपका दिख रहा है आम चुनाव। चुनाव के बारे में आप पढ़ेंगे, जब चुनाव होते हैं उसके आम यानी आम चुनाव तो हो गए, चल रहे हैं। अपने देश की बात करें तो लोग यहाँ से शुरू हो जाते हैं, और अब जब बढ़ गए हैं 2020, तो ये क्या हो गया, मैच भी 2020 खेलने लगे। यहाँ मैं आपको पूर्ण रूप से बता देते हैं, यहाँ प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं, आप प्रधानमंत्री के चुनाव की जो रूपरेखा तैयार की जाती है, जनता का ध्यान उस चुनाव की ओर लाने के लिए, यानी किसी चीज की ओर लाने के लिए तो प्रभुत्व होना चाहिए। चाहे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं है तो आप कौन देखेगा? तो इतना उसमें प्रभुत्व होना चाहिए जो प्रधानमंत्री बन रहा है। कौन बन रहा है? प्रधानमंत्री। तो उसका व्यक्तित्व तो इतना होना चाहिए कि उसकी ओर जनता अपना जो वोट दे पाए। आम चुनाव जब होते हैं एक शिशु की तरह है, धीरे धीरे इसमें विकास हो रहा है, लेकिन सुधार उतना ही होता है जितना सोचते हैं, लेकिन होता नहीं है। तो आम चुनाव की बात करें भारत देश में, तो आम चुनाव जब जैसे शिशु का जन्म होता है तो वो उस आधार भी होता है और चलता रहता है, धीरे धीरे वो महसूस करता है। इस प्रकार के आम चुनाव हुए जिसमें इस प्रकार के यानी चुनाव हो गए, ज्यादा किसी को इतनी जानकारी
नहीं क्यों धीरे धीरे जैसे जैसे शिशु बढ़ता है उसकी सोच बढ़ती है, तो चुनाव में भी जैसे जैसे चुनाव बढ़े और हर साल उसमें परिवर्तन हुआ और कहीं न कहीं उसमें जो है अलग तरह के चंचलता दिखने लगी। जिस प्रकार चुनाव बढ़ा, शिशु बढ़ा, जैसे मान लो ये युवा अवस्था में आया तब इसकी चंचलता और तेज होने लगी और उसी को प्रभाव देखो चुनाव की भी चंचलता देखो कितनी तेज हो रही है और युवा में वो कितना युवा के बाद परिस्थितियां बदल रही है। तो इस प्रकार जिस प्रकार चुनाव, यानी कहने का मतलब जब चुनाव आम चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता है तो निसंदेह सारी चीज उस व्यक्ति पर निर्भर करती है, उस व्यक्तित्व पर निर्भर करता है जो चुनाव प्रधानमंत्री का, यानी हो तो संसद का रहा है, किसका हो रहा है, संसद का हो रहा है, पूरे पार्लियामेंट के लिए चुनाव आ रहे हैं, लेकिन लोगों के ध्यान पीछे कि किसको वोट देना है, कि इस व्यक्ति को चुनाव इस प्रधानमंत्री बनेगा इसलिए हम उसको वोट दे रहे हैं, ना कि उस कैंडिडेट को, उम्मीदवार को जो आपके क्षेत्र में खड़ा हुआ है, चाहे वो कैसा भी। तो ये प्रभुत्व व्यक्तित्व रहता है। तो प्रधानमंत्री की जो प्रभुत्व है इसी बात को सिद्ध करती है कि आम चुनाव में उसका प्रभाव रहता है, उस व्यक्ति का प्रभाव रहता है, उसकी छवि का प्रभाव रहता है और उस जो राजनीतिक दल है उस दल में उसका कितना प्रभाव है उसके आधार पर उसको वोट मिलता है और प्रभाव चुनाव जो जीत पाता है। चुनाव में भी उसका प्रभाव रहता है। तो तभी अगर दल में जब प्रभाव रहेगा, दल का वो नेता होगा, तो जनता का प्रिय नेता और निसंदेह वो जीतेगा और जीत रहे हैं और आगे भी वो जीतेगा। तो ये सारी परिस्थितियां आम चुनाव की परिस्थितियां हैं। ये हम पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री शासन प्रणालियां में किस प्रकार प्रभावित होती है और प्रधानमंत्री का प्रभाव कितना है, तो आप देख सकते हैं। अगला जो बिंदु है कि प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता होता है, निसंदेह देश का सर्वोच्च नेता होता है और सारी जो शक्तियां हैं प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। लेकिन अब देखा जाता है कि सारी शासन जो है व्यवस्था है राष्ट्रपति के हाथ में और उसके ब्रिटिश में भी ये सारी प्रणालियां लागू होने के बाद में आता है कि आप सोचेंगे वहां तो सम्राट कहां गया, ब्रिटिश जो महारानी वो कहां गायब हो गई। तो जिस प्रकार अपन चला रहे वो ऐसे लिया हुआ है और उसी से कॉपी किया हुआ देश चला रहे, तो उस प्रकार वहां का जो सम्राट है वो केवल नाम मात्र हो गया, ठीक है, नाम का है। तो जिस प्रकार वहां तो लेकिन सारा शासन उसी के नाम से होता है, इसलिए शक्ति का केंद्रीकरण भी हो रखा है। सभी शक्तियां जो है वो प्रधानमंत्री के हाथ में, लेकिन राष्ट्रपति के हाथ में केवल उसके नाम, लेकिन वो सेना का सेटअप होता है। कई परिस्थितियों में एकात्मक शासन व्यवस्था वहां है, लेकिन प्रधानमंत्री शक्तियां सारी प्रधानमंत्री की मंत्री में, जिस प्रकार भारत में है प्रधानमंत्री के पास शक्तियां, उसी प्रकार ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री सारी शक्तियां, सम्राट केवल मात्र है नाम का, वो शासन जिस प्रकार वो बनी हुई है और देश का सर्वोच्च नेता है और शासन देश में जो भी शासन या जनता के हित में या जनता के कार्य करने या कानून बनाने हैं और तो वो पूर्ण शक्ति, परम जो शक्ति, चाहे वो सेना की शक्तियां हैं या राष्ट्रपति के नाम से चलाता है, यानी वो सारी शक्तियां हैं देश की, वो प्रधानमंत्री के हाथ में ही होती हैं। कैसी भी परिस्थितियां, संकट अगर आता है, उस संकट को उन परिस्थितियों में अगर निकलना है, ये जिम्मेदारी किसकी होती है, प्रधानमंत्री की। आप लगता है यार वो तो सर्वसर्वा दे दिया, सर्वशक्ति उसके हाथ में, लेकिन जब सर्वशक्ति उसके हाथ में है, जब उसके पास सत्ता है, तो सत्ता है तो देश का शासन भी चलाना है, वो सारी जिम्मेदारियां भी है उसके पास। अपन केवल शक्ति के साथ अगर जिम्मेदारियों को नहीं देखते हैं, जिम्मेदारियों का जो पुंज है, जिम्मेदारी का जो मुकुट उसके पास है, जिस प्रकार कहते हैं कि ये मुकुट नहीं मेरे कांटों का ताज है, तो वो ताज जिसको अपन पहनाते हैं, उसकी जिम्मेदारी देश में उस प्रधानमंत्री की होती है। और प्रधानमंत्री वो देश का सर्वोच्च नेता इसलिए है क्योंकि वो देश के हित में और जनता के हर परिस्थिति संकट को दूर करता है, इसलिए ही हम प्रधानमंत्री को देश का सर्वोच्च नेता कहते हैं। ज्यादा इसको उलझने की जरूरत नहीं है। वापिस प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था, सबसे पहले 17वीं सदी में शासन व्यवस्था आई, तो मैं एक बार को साथ बताइए। 17वीं सदी में शासन व्यवस्था के बाद ब्रिटिश सरकार के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन हुए
शासन करने की गति जब बढ़ी तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी आई। मंत्रिमंडली में भी धीरे धीरे इस कार्यपालिका के कार्य होने लगे, तो प्रधानमंत्री मंडलीय शासन व्यवस्था आरंभ हो गई। तो प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था को जन्म देने वाले कई तत्व हैं कि मंत्री परिषद पर पूरा प्रधानमंत्री का स्वामित्व रहता है और संसद पर ही प्रधानमंत्री का स्वामित्व रहा और आगे और प्रधानमंत्री का इतनी शक्तियां हैं कि वो राजनीतिक नियुक्तियां और हर तरह कर सकता है, उसमें शक्ति है। और आम चुनाव में भी जब प्रधानमंत्री बनता है, मंत्रिमंडल बनता है, तो उसका प्रभाव ही उसमें दिखता है और प्रधानमंत्री देश की हर परिस्थिति को समझता है और हर परिस्थिति को वो निपटने का कोशिश करता है। अब ये है, आपको पढ़ रहे हैं कि नीतन पूरा शक्तियां प्रधानमंत्री के 5 या 15 मिनट आपने सुना, जब शक्तियां आती हैं तब परिस्थितियां बदलती है। लेकिन चाहे वो लोकतंत्र जहां है वहां सत्ता का तो परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि संविधान है, संविधान के आधार पर ही परिवर्तन होता है, शासन बनता है। लेकिन जहां प्रधान शासन ऐसे भी देश है और जहां तख्ता पलट हो जाता है, तो अभी पढ़ रहे हैं कि आपके मन में सवाल भी पैदा हो जाए, सारा नियंत्रण हो ही रखता है, तो वो सेना का भी सर्वसेनापति भी हो सकता है, लेकिन वो सम्राट रहता है, निरंकुश भी हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री सबको नियंत्रण करने के बाद वो निरंकुश नहीं है, जबकि उसके भी सीमाएं हैं। वो स्वामी है, लेकिन उसपे भी सीमाएं हैं, उसे भी नियंत्रण करता है, शासक भी है, विपक्ष है और उसको अविश्वास पत्रपात अगर उसका सभी प्रक्रिया ऐसे और ऐसे नहीं मंत्री परिषद है वो नियंत्रण करता है। लेकिन जो मंत्रिमंडल है, जो मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्री है या विपक्ष है, वो उसको नियंत्रण करती है, उसकी शक्ति को सीमित कर सकती है। अगर वो देश के हित में काम नहीं करता है तो उसकी शक्तियां, ऐसा नहीं है कि जनता के हित में कोई भी ऐसा कानून पारित कर ले। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का सर्वशक्तियां हैं, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं, वो सीमाओं में उस कानून के दायरे में और प्रधानमंत्री ब्रिटिश सरकार का ब्रिटिश शासन प्रणाली है, ब्रिटिश का जो संविधान है, उस संविधान के आधार पर वो शासन करता है। उसी सीमाओं में रहकर वो अलग अलग कानून बनवाता है और अलग अलग जनता के हित में अधिकार जो देता है। तो क्योंकि मैग्ना कार्टा के बाद किसी भी परिस्थिति में अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, लेकिन देश सर्वसर्वा है, उसकी बात जनता का आता है। तो ये प्रधानमंत्री ब्रिटिश आपने पढ़ा। तो इस प्रकार ये अपना जो ब्रिटिश का संविधान है उसकी विशेषता बाद एक बार आपने समझ लीजिए, जो विशेषता में पढ़ता है सैद्धांतिक तौर पर, जब सैद्धांतिक तौर विशेषता महत्वपूर्ण जब व्यवहारिक रूप से अपन अध्ययन करते हैं तो महत्वपूर्ण विशेष रूप से क्या जाता है कि प्रधानमंत्री जो शासन व्यवस्था है वो भी ब्रिटिश की संविधान की विशेषताओं में आती है। तो इस प्रकार ये आपका शासन प्रणाली की जो टॉपिक है, प्रधानमंत्री शासन प्रणाली किस प्रकार देश का शासन चलता है, ये क्लियर होगा। और किसी प्रकार कोई सवाल है निसंदेह आप बताइए। और अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे राजा और राज मुकुट। इसके साथ वंदे मातरम।